नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आया है इकोनॉमी के फ्रंट से अमेरिका से। वहां की जो जीडीपी है पहले क्वार्टर में, पहला क्वार्टर जब मैं कहता हूं तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जनवरी, फरवरी और मार्च की, क्योंकि हमारे यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन वहां पर जनवरी से ही स्टार्ट हो जाता है, जनवरी टू दिसंबर। तो जो पहला क्वार्टर बीता है उसका जो जीडीपी का आंकड़ा आया है, तो जीडीपी बढ़ने के बजाय गिरी है। जी हां, -1.4%। ये आप देख सकते हो, यूएस इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स इन फर्स्ट क्वार्टर रेजिंग फियर ऑफ अ रिसेशन। तो यहां पर क्या रिसेशन आ सकता है, अगर आएगा तो क्या खतरा होगा, क्या हुआ एग्जैक्टली यूएस के इकोनॉमी में, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी दिन है। अगर आप यूपीएससी कोर्स लेना चाहते थे, काफी समय से सोच रहे थे, तो बहुत ही कम दाम पर, जस्ट 9999 विथ डबल वैलिडिटी, क्योंकि ये अफोर्डेबल प्राइस पर हम सबसे बेस्ट कोर्स दे रहे हैं आपको। हमारे ऐप पर जाइए, वहां पर जाकर आप चेक करिए, सैंपल वीडियोस मिलेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश, तो ये आपका ऑफर जो है वो वैलिड हो जाएगा जस्ट फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि यूएस की इकोनॉमी से एक काफी अनएक्सपेक्टेड मूव आया है और यहां पर बताया जा रहा है कि वहां का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें जीडीपी बढ़ने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ये काफी अच्छा ग्राफ है, ये आप देख सकते हो यहां पर कि जो जुलाई का महीना था 2020 में, अगर आपको याद हो तो पहले क्वार्टर में -5.1% की गिरावट हुई, फिर दूसरे क्वार्टर में -31% की गिरावट हुई। और आपको पता है कि जो रिसेशन है उसको एक जो नॉर्मल डेफिनेशन कहा जाता है उसमें यही है कि अगर 2 क्वार्टर में लगातार गिरावट होती है तो उसको रिसेशन में कहते हैं। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो, ये रिसेशन आया था, लेकिन उसके बाद अचानक से वापस से जैसे इकोनॉमी ओपन हुआ वैसे वैसे ग्रोथ भी आपको देखने को मिला था। और मैं अगर बात करूं कि ये वाला जो नेगेटिव ग्रोथ आया है -1.4% का, इसके पहले अगर आप देखोगे यहां पर जो आखिरी क्वार्टर था पिछले फाइनेंशियल ईयर का अमेरिका के अंदर, उसमें 6.9% की वृद्धि हुई थी। उसके मुकाबले ये आपको यहां पर जो गिरावट है वो देखने को मिली है। मतलब ये काफी चिंताजनक बात है। यहां पर एक और चीज आपको समझने की जरूरत है कि ये जो डिक्लाइन देखने को मिला है उसमें यहां पर एक पैंडेमिक का बताया जा रहा है, कोविड-19 का वापस से जो रिसर्जेंस हुआ है। इसके अलावा सरकार ने जो रिलीफ मनी दिया था पैंडेमिक के दौरान, वो अब रिलीफ मनी उतना नहीं दे रही है सरकार। तो ये कुछ कारण बताया जा रहा है, मैं आगे भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन यहां पर जो डिक्लाइन है ना, उसमें आपको एक और चीज समझना है कि ये डिक्लाइन थोड़ा सा मिसलीडिंग भी हो सकता है। मतलब देखने को तो लग सकता है कि जो जीडीपी है वो गिरावट हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो डिमांड है वो अभी भी काफी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर। जी हां, जो डिमांड है, क्योंकि यूजुअली हम ऐसे ही देखते हैं ना कि किसी भी देश के अंदर जब डिमांड होती है तो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है वहां पर अमेरिका में कि डिमांड तो ज्यादा है, लेकिन वो लोग अपने देश के अंदर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। जी हां, अपने देश के अंदर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो डिमांड को कहां से फुलफिल किया जा रहा है? इंपोर्ट करा के बाहर के देशों से गुड्स को अमेरिका के अंदर लाया जा रहा है और उससे आपूर्ति पूरी की जा रही है। तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर जो सीनियर इकोनॉमिस्ट है उनका यही कहना है कि इकोनॉमी में अभी भी रिजिलियंस है। मतलब कि ऑल्दो यहां पर फिगर भले ही यहां पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टिल आप कह सकते हो कि यहां पर एक प्रकार से जो ग्रोथ है वो मॉडरेट होगा अगर हम पूरे साल भर का देखें, क्योंकि ये सिर्फ हम पहले क्वार्टर की बात कर रहे हैं। डिस्पाइट दिस कॉन्ट्रैक्शन यहां पर हो सकता है आगे चलकर जो फेडरल रिजर्व है, वहां की जो सेंट्रल बैंक है, वो एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाएगा ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है। वो सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताता हूं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा रीजन देख लेते हैं। देखिए यहां पर जो गिरावट हुई है ना जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में जो जीडीपी में गिरावट हुई है, उसका एक मेन कारण बताया जा रहा है सप्लाई चेन चैलेंजेस। अभी भी अमेरिका में जो सप्लाई चेन चैलेंजेस हैं वो देखने को मिल रहा है, जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा यहां पर कारण बताया जा रहा है वर्कर शॉर्टेजेस, वर्कर अवेलेबल नहीं है यहां पर जो उस पर्टिकुलर रेट पर काम करें। और तीसरा है रैम्पेंट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिला है, जो कि काफी भार आ रहा है लोगों के पॉकेट के ऊपर। इसके अलावा यहां पर अगर हम देखें आउटपुट जो है, अगर आप उसको 2019 के फोर्थ क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो यहां पर 2.8% ज्यादा वृद्धि हुई है 2019 के मुकाबले। लेकिन यहां पर हम कंपेयर किससे कर रहे हैं अमेरिका के अंदर? ये कर रहे हैं पिछले क्वार्टर से। 6.9% की जो वृद्धि हुई थी उसके मुकाबले हम यहां पर अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें यहां पर गिरावट हुई है -1.4% का।
तो देखिए यहां पर हम इंपोर्ट की बात कर रहे थे। क्या हुआ है कि अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा इंपोर्ट कराया गया है गुड्स का। एक मेन कारण इसमें यह भी बताया जा रहा है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। जैसे रशिया का इन्वेजन किया गया था यूक्रेन के अंदर, उसके बाद एक बहुत ज्यादा डर का माहौल था कि पूरे विश्व में कुछ शॉर्टेजेस हो सकते हैं, और शॉर्टेजेस को देखते हुए क्या होता है, यूजुअली आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक करने की कोशिश करते हो। तो वहां पर उन्होंने क्या किया है कि बाहर से बहुत सारा इंपोर्ट कराया है अमेरिका ने। लेकिन इंपोर्ट के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन अमेरिका का एक्सपोर्ट गिर गया है। तो आई होप कि आप ये रिलेशन समझ रहे होगे। एक तरफ आप इंपोर्ट ज्यादा करा रहे हो और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना आपकी जीडीपी में गिरावट आएगा। क्योंकि जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो इट इज C+I+G+NX। यहां पर क्या है, सी प्राइवेट कंजम्पशन, आई है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जी जो एनएक्स है ना, इट इज इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो यहां पर अगर इंपोर्ट की वैल्यू, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट नहीं, ये होगा आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसी को नेट एक्सपोर्ट कहते हैं, राइट। तो यहां पर आप खुद सोच के देखिए, अगर इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल जीडीपी क्या होगी, ये निगेटिव में जाएगी, ये नीचे जाएगी। तो यही हुआ है अमेरिका के अंदर कि ये जो निगेटिव में गई है ना जीडीपी, उसका मेन कारण है कि इंपोर्ट ज्यादा कराया गया है और एक्सपोर्ट जो है वो गिर गया है। ट्रेड ऑल्दो अगर आप देखोगे तो अब यहां पर लगातार 7 क्वार्टर ऐसा गुजरा है कि वहां पर डेफिसिट देखने को मिला है, मतलब ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है। पहले अमेरिका बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर किया करता था, पूरे विश्व में सप्लाई करता था। आज के डेट में वो जो रोल है वो चाइना ने ले लिया है। चाइना आज के डेट में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है, और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर वहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बताया जा रहा है कि दे आर लैकिंग द कैपेसिटी टू बूस्ट प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन उनको करना चाहिए था डिमांड को मीट करने के लिए, वो मीट नहीं कर पा रहे हैं और बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखोगे, इनफैक्ट यहां पर यह भी है कि बिजनेसेस रीस्टॉक भी नहीं कर रहे हैं। एक और चीज होता है इन्वेंट्री, मतलब कि यहां पर आप क्या करते हो कि देश के अंदर प्रोडक्शन करते हो, कंपनीज क्या करती हैं, यहां पर स्टॉक जमा कर लेती हैं। लेकिन वहां का जो स्टॉक था ना, वो कमी आई है उसके अंदर, जितना प्रोडक्शन करना चाहिए था वो लोग नहीं किए हैं, और ये सब कारण की वजह से जीडीपी नेगेटिव में गई है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि डिमांड क्या है वहां पर, मतलब अमेरिका के अंदर डिमांड अगर आप देखोगे ना, क्योंकि ओवरऑल जो जीडीपी का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था C+I+G+N, इसमें जो कंजम्पशन है ना, इट रिप्रेजेंट 2/3 ऑफ द इकोनॉमी। 2/3 जो जीडीपी होगा वो डिपेंड करेगा इस कंजम्पशन के ऊपर, और कंजम्पशन अभी भी यूएस के अंदर ज्यादा है। पिछला क्वार्टर अगर आप देखोगे, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला महीना था, पिछले के पिछले क्वार्टर, वहां पर 2.5% की वृद्धि हुई थी डिमांड में, ये बढ़कर 2.7% हो गया। मतलब कि डिमांड तो ज्यादा है, वही मैं आपको बता रहा हूं, डिस्पाइट कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन वेव, या फिर इन्फ्लेशन ज्यादा देखो, इन सबके बावजूद वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट यहां पर और मैं अगर आपको कारण बताऊं तो जैसे कि आपने देखा होगा कि पैंडेमिक के दौरान लोग खर्च नहीं कर पा रहे थे, तो लोगों के पास काफी सारा सेविंग्स हो गया था, पैसा हो गया था, $2 ट्रिलियन के आसपास। तो वो क्योंकि सेविंग्स था, तो इसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है असर नहीं आया, और इसीलिए डिमांड काफी इंटैक्ट रही। लेकिन डिमांड के साथ साथ आपको क्या करना ही चाहिए था, प्रोडक्शन करना चाहिए था, लेकिन ये प्रोडक्शन नहीं कर पाए और इन्होंने इंपोर्ट कराया, और इसीलिए इनकी इकोनॉमी नीचे चली गई। अब यहां पर क्वेश्चन है कि अब तो पहला क्वार्टर नेगेटिव में चला गया है, दूसरा क्वार्टर भी अगर नेगेटिव में जाएगा, मतलब ये जो प्रेजेंट में चल रहा है ना, अप्रैल मई और जून का महीना, अगर ये क्वार्टर भी नेगेटिव में चला गया तो ये लोग क्या होंगे, रिसेशन में आ जाएंगे। और जाहिर सी बात है, अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अगर वो रिसेशन में जाएगी तो पूरे विश्व को रिसेशन का खतरा होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि रिसेशन क्यों हो सकता है, देखो इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं। एक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वहां पर बहुत ज्यादा 40 ईयर हाई पर चला गया। अब सोचो, इन्फ्लेशन हाई होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, आप सोच के देखिए हमारे देश में क्या करती है, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा मतलब कि जो रेपो रेट है उसको बढ़ाएगी। वही चीज हो रहा है, फेडरल रिजर्व ने कहा है, वहां की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने कहा है कि हम रेट को बढ़ाएंगे। आप खुद सोचो, जब लोन लेने का रेट बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से क्या बिजनेस लोन लेंगे, उतना नहीं लेंगे। तो अगेन क्या होगा, जब बिजनेस लोन नहीं लेंगे, फैक्ट्रीज लोन नहीं लेंगे, तो वो लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे, बिजनेस ग्रो नहीं होगा, और अगेन जीडीपी ग्रो नहीं हो पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है कि क्योंकि फेडरल रिजर्व टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना सकता है अगले 18 महीने तक, तो अगले 18 महीने में हो सकता है कि यूएस की इकोनॉमी टेक्निकली रिसेशन में आ जाए। क्योंकि ऑलरेडी वहां पर अगर आप देखिए जो हाउसिंग मार्केट है वो ऑलरेडी काफी स्लो हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये रिसेशन में कितना होगा, कितना जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, इसके अलावा सप्लाई चेन में क्या कोई सफलता हासिल हो रही है कि नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन सब्सिडीज, जो इन्फ्लेशन है क्या वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजों के ऊपर अगेन डिपेंड करेगा कि क्या यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी कि नहीं जाएगी। ऑल्दो यहां पर फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं जेरोम पॉवेल, उनके द्वारा बयान दिया गया है कि हम कोशिश ये करेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, लेकिन साथ साथ हम सॉफ्ट स्टैंड लेने का कोशिश करेंगे, ताकि
ताकि रेट जो हम बढ़ा रहे हैं यहां पर, इन्फ्लेशन रेट हाइक कर रहे हैं, उसकी वजह से जो जीडीपी का खतरा है वो ना आए, जीडीपी को नुकसान ना हो, ऐसा वो लोग कोशिश करेंगे। अगर मान के चलो रिसेशन आता है तो ये कितना लंबा लास्ट कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज़्यादा रिसेशन लंबा चलेगा, क्योंकि आप इतिहास देखोगे ना, अगर जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान रिसेशन आया था 2020 में, अगर आपको याद हो, तो उसके पहले आप देखो, मतलब 6 महीने तक रिसेशन चला था, 2 क्वार्टर लगातार यहां पर रिसेशन आया था, लेकिन उसके पहले अगर आप देखो 10 साल तक लगातार ग्रोथ देखने को मिला था। तो रिसेशन आता रहता है, ये इकोनॉमी का नेचर है, लेकिन रिसेशन के साथ साथ बहुत लंबा आपको ग्रोथ भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट ग्रेट रिसेशन आया था 2007 में, जब मार्केट क्रैश हुआ था, उसके पहले भी आप देखो 6 साल तक लगातार ग्रोथ देखने को मिला था। ग्रेट रिसेशन 2007 में जो आया था वो 18 महीने तक चला था। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अगर आप कोविड-19 पैंडेमिक में देखोगे, मतलब कि पूरा 70-75 साल का इतिहास अगर आप देखोगे, तो उसमें से 65 मंथ्स ऐसे थे जो कि एक्सपेंशन मोड में थे, और सिर्फ 11 मंथ्स ऐसे थे जो कि आपको रिसेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अगेन हमें देखना होगा कि एग्जैक्टली रिसेशन आता है कि नहीं आता, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है अभी सिचुएशन में। देखो यहां पर कुछ लोगों के द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है, जैसे कुछ लोगों का कहना था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो ऐसा हो गया। उन्हीं लोग का कहना है कि हो सकता है कि आगे चलकर स्टैगफ्लेशन आ जाए। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये हुआ कि एक तरफ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो इकोनॉमी, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर नॉर्मली बढ़ता है तो क्या है, इकोनॉमी भी बढ़नी चाहिए। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि इन्फ्लेशन बढ़ गया लेकिन इकोनॉमी नीचे चली गई। तो इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ने के बजाय वो नीचे जा रही है। तो ये जो सिचुएशन है ना, इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और अगर फेडरल रिजर्व ने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, मतलब कि रेट्स को हाई किया, तो डेफिनेटली यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है, ज्यादातर लोगों का यही कहना है। तो आई होप कि ये वीडियो में आपको लगभग सब कुछ इससे रिलेटेड समझ में आ गया होगा। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि स्पेसिफिकली सेटअप किया गया था फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स, मतलब कि वो इंडस्ट्रीज, वो फैक्ट्रीज जो कि कमजोर पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनको वापस से रिहैबिलिटेट करने के लिए, मजबूती प्रोवाइड करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन काम करता है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी का कोर्स लेने का आज आखिरी दिन है, इतने कम दाम पर डबल वैलिडिटी के साथ। यूज द कोड अंकित फ्लैश। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।